नमस्कार, मैं अभय उपाध्याय। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसको ये ऐलान किया है, इस बात की घोषणा की है कि वो एक वैश्विक आतंकी है, ग्लोबल टेररिस्ट है। ऐसा होने से ये हुआ कि अब पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बन गया है और ऐसे वक्त में जब उसकी माली हालत बहुत ही खराब है, एक झटके की तरह साबित हुई है ये जो फैसला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। इसके पहले हमने देखा था कि कई बार ऐसी कोशिश यूएसए की तरफ से और भारत की तरफ से भी की गई थी, लेकिन पिछले साल तकरीबन 5 बार ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए यूएसए और भारत का जो ये कदम था उसको कामयाब नहीं होने दिया। अब हालात ये है कि पाकिस्तान के पास अपने कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं है और जो आयात है उसको लेकर भी उसके पास पैसे नहीं है। इस साल तकरीबन 21 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी उसको करनी है और कुल मिलाकर 100 अरब डॉलर का कर्ज उसके ऊपर है। तो ये हालात हैं अभी। और इसके बाद एक और झटका लगा उसको ये कि चीन अब तक जो उसके मदद के लिए खड़ा रहा था वो उसकी मदद में सामने नहीं आया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महबूब बेग हैं, आप ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के। साथ ही हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी भी हैं, आप सुरक्षा एक्सपर्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये भारत को एक डिप्लोमेटिक कामयाबी हासिल हुई है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां चल रही थी, क्या उन पर लगाम लग पाएगी और इसको कितनी बड़ी जीत के रूप में माना जाए भारत के लिए, क्योंकि चीन जो अब तक एक मददगार बनकर पाकिस्तान के लिए आता रहा था, वो उसने इस बार कदम जो है अपने पीछे खींच लिए हैं। सबसे पहले टीपी त्यागी साहब का बहुत बहुत स्वागत है। महबूब बेग साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीपी त्यागी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है भारत के लिए और इससे आतंकी गतिविधियों में क्या आपको लगता है कोई कमी आएगी पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान इस समय एक ऐसे हालात में फंसा हुआ है जैसा लगता है वो चौतरफा घिरा हुआ है, उसकी माली हालत खराब है। चीन उसका सरबराह था, उसने उसके सर से इस बार ऐसा लगता है अपना हाथ पीछे खींच लिया है। तो क्या आपको लगता है कि इस डिप्लोमेटिक विन का एक जमीनी स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, हम ये मान लेते हैं कि अब्दुल रहमान लखवी द डिप्टी चीफ ऑफ लश्कर तैयबा को ग्लोबल आतंकी डिक्लेयर कर दिया गया। ये वो था जो 26/11 के मुंबई अटैक में इसने प्लानिंग भी की थी, एग्जीक्यूशन में भी पार्ट लिया था, और ये वो भी था जिसने 2000 में इसकी लीडरशिप में हिंदुस्तान के लाल किले में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अनइंटरप्टेड और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई थी। ये सब ठीक है, और इसी साल जुलाई में चाइना ने जब इसका प्रस्ताव आया था कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए तो उन्होंने वीटो लगा दी थी, मगर अब वीटो हटा ली। इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि क्या 2019 में 4 दफा ना करने के बाद 5वीं दफा टेक्निकली हिच को हटा के चाइना ने मसूद अजहर के लिए भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का रास्ता साफ कर दिया था। क्या उसके बाद कोई बहुत ज्यादा असर पड़ गया? क्या अब कोई बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा? और फिर सर, हमको तकलीफ होती है ये कहते हुए कि साहब ये बड़ी भारी हमारी विक्ट्री है। किस बात की विक्ट्री है? कोई आतंकी हमारे यहाँ आए और हम उस आतंकी को न्यूट्रलाइज करना तो दूर, हम उस आतंकी के बारे में दूसरे देशों से इंटरनेशनल फोरम में उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने के लिए काम करें। देखिए, अच्छी बात तो है कि कम से कम चाइना का रुख परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसे रुख परिवर्तन भी नहीं कर सकते। ये वही चाइना है जिसने अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के कुछ लोगों को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की आवाज उठाई थी।
सिक्योरिटी काउंसिल में, वो तो उस समय यूनाइटेड स्टेट ने वीटो लगा दिया। तो ये भी नहीं कह सकते कि चाइना के रुख में परिवर्तन है। वो तो चाइना ये कह रहा है कि साहब मैं काउंटर टेररिस्ट मेजर्स में इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोऑपरेट कर रहा हूं, इसलिए मैंने वो टेक्निकल हिच को हटा दिया। हमारा कहना ये है कि ये अच्छा कदम है, अच्छा किया, डिक्लेयर कर दिया, इससे थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर असर पड़ेगा, मिडल ईस्ट से जो पैसा आता था उसमें थोड़ी कमी आएगी, और पाकिस्तान की जो वर्तमान हालात हैं उसमें उसके लिए एक मामूली सा झटका और होगा। लेकिन हिंदुस्तान को इसके ऊपर फख्र करने की बजाय इस बात पे फख्र करना चाहिए अब कि आतंकी 140 करोड़ के हिंदुस्तान के देश में 5-7 आतंकी आए और वो कुछ करके चले जाएं, और फिर हम गुहार लगाएं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये सर हमारी स्वाभिमान के अगेंस्ट है। वी आर कैपेबल, हमें बैटल ग्राउंड चेंज करना चाहिए। कश्मीर नहीं तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं जो आतंकी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां काफी कड़ी सुरक्षा घेरे में हैं, उनको राजनयिक सुरक्षा भी मिली हुई है वहां पर, तो उसके बारे में तो डिप्लोमेटिक जो तरीका है वही अपनाया जा सकता है। वहां कोई डायरेक्ट एक्शन तो आप प्लान कर नहीं सकते हैं। क्यों डायरेक्ट एक्शन अमेरिका ने प्लान नहीं किया था क्या बिन लादेन के अगेंस्ट? सवाल यह है कि डायरेक्ट एक्शन या कोई अदर एक्शन प्लान हो, द एक्शन ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन द एक्शन ऑफ डिस्कशंस एंड मेकिंग रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट, ये तो सब तोड़ने के लिए किए जाते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। हमको तकलीफ ये है कि हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश है, वी आर नॉट लेस इन एनी वे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनके बारे में, इन्हें न्यूट्रलाइज करने के बारे में नहीं काम करते। अरे रास्ते हैं, 60,000 सिपाही हर साल फौज से रिटायर होते हैं भरी जवानी में, उनमें से कुछ को अगर सरहद के ऊपर तैनात कर दिया जाए, मजाल है कि कोई आतंकी या ड्रग स्मगलर घुसा, ये नहीं और भी रास्ते हो सकते हैं। तो कोई प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाए, खाली डिक्लेरेशन करा लेने से। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, 2019 में हुआ था ना मसूद अजहर का, वो मसूद अजहर के होने के बाद शुक्रिया सर, आपके पास त्यागी साहब लौटेंगे आपके पास। हमारे पास अनिल त्रिगुनाय साहब भी जुड़े हुए हैं, आप एम्बेसडर रह चुके हैं। त्रिगुनाय साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने त्यागी जी से भी बात पूछी थी कि जो वैश्विक आतंकी घोषित किया गया है मक्की को, इसको किस तौर पर देखा जाए? क्या भारत के एक डिप्लोमेटिक विन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि भारत और अमेरिका मिलकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ पुरजोर ताकत लगा रहे थे पिछले कुछ सालों से। पिछले साल 5 बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की कोशिश हुई, लेकिन चाइना ने वीटो किया। तो चाइना ने भी इस बार वो कदम पीछे खींच लिए हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल जो स्थिति है वो भी बहुत बुरी है। तो क्या ये तीनों घटनाएं जो एक साथ हुई हैं, इससे आपको लगता है कि सीमा पार से होने वाला जो आतंकवाद है उसमें कुछ कमी आएगी? और कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान का रेटोरिक रहा है, कल शहबाज शरीफ ने भी जो बात कही थी, उससे ऐसा लगा कि शायद कहीं उनके रुख में परिवर्तन की गुंजाइश दिखी, लेकिन जिस तरीके से वहां विपक्ष ने हल्ला मचाया तो उसके बाद उन्होंने भी अपने बयान को बदला और बताया कि 370 के मुद्दे पर जब तक वो पीछे नहीं हटता हिंदुस्तान, तब तक हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के रुख में किसी भी तरह की कोई कमी आएगी तो मैं ये नहीं मानता, जहां क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी का जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उनकी फॉरेन पॉलिसी का बड़ा अहम हिस्सा है, और वो भारत के खिलाफ करते रहे, उससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भी था। तो ये इसमें तो कोई कमी नहीं आने वाली। दूसरी चीज यह है कि जहां तक चीन का सवाल है कि उन्होंने टेक्निकल होल्ड हटा लिया, तो देखिए चीन जो है अपने आप को दिखाना चाहता है दुनिया में कि हम एक रिस्पॉन्सिबल P5 कंट्री है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो बिल्डिंग कंट्री है। तो जब ये सारा आता है तो 14 कंट्री एक तरफ एक आवाज है, और चीन हर समय 2001 से जब से 1267 कमेटी जिसको बोलते हैं बैठी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हर बार जब भी किसी टेररिस्ट को पाकिस्तान से या इंडिया या यूएसए या अदर कंट्रीज जो भी लाते हैं उस पर ये अपना टेक्निकल होल्ड जरूर लगाते हैं। अंडर द गार्ड टेक्निकल होल्ड का मतलब यह है कि हमें अभी पूरे एविडेंस नहीं मिला है, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना। लेकिन असलियत में क्या होता है? असलियत में वो ये शो करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान हमारा आयरन क्लैड फ्रेंड है, पाकिस्तान को हम सपोर्ट कर रहे हैं।
मैं तो ये समझता हूं कि चीन जो है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी डिससर्विस कर रहा है। वहां के लोग जो हमेशा से एक मुल्क ऐसा हो गया जिसको आप हेवन ऑफ टेररिस्ट कहते हैं, अब सब जो थोड़ा बहुत उनकी इज्जत बचने का चांस वो भी खत्म हो गया। अभी तक बड़ी मुश्किल से FATF के उससे बाहर आए, जिसमें जो आप जानते हैं कि टेररिज्म फाइनेंसिंग के ऊपर उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन 4 साल चली लगातार, सैंक्शंस इतनी पड़ी, इस तरह उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई। तो वो मुल्क जो है, चाहे शहबाज शरीफ कुछ बोलें, लेकिन उनका सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी एक जीरो सम पॉलिसी है जहां तक भारत की बात है, और चीन उसमें उनको अपनी पॉलिसी को उनके थ्रू रिजॉल्व करना चाहता है। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे। इसलिए मैं नहीं समझता कि चीन या पाकिस्तान दोनों के रुख में कोई खास फर्क आएगा, लेकिन वो ये जानते हैं कि भारत एक उभरती हुई ताकत, एक स्ट्रांग कंट्री है जो जिसका इंटरनेशनल प्रोफाइल बहुत बढ़ गया है और सारी दुनिया उनकी तरफ देखती है, और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और वो स्ट्रांग कंट्री। इसलिए वो थोड़ा सा जरा चीन भी अब इसका मैं कहूंगा कंट्रोल में रहता है जी। लेकिन अभी सिर्फ 2 महीने पहले त्रिनाथ साहब, सिर्फ 2 महीने पहले शाहिद महमूद को 18 अक्टूबर को और 19 अक्टूबर को हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का जो मामला आया था, यही बातें कही गई थी उनके बारे में भी, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर उनको भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग की गई थी और उसमें भी वीटो लगाया था चीन ने ही। लेकिन अचानक जो ये परिवर्तन दिखा, कोई तात्कालिक कोई इसकी वजह है जिसकी वजह से चीन ने कदम उठाया? ठीक है, उसको अपने इमेज को लेकर चिंता है, विश्व के सामने एक अलग अपना चेहरा प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन यही चीजें तो अक्टूबर में भी थी। क्या कोई तात्कालिक कारण भी आप देखते हैं? जनरली मैं समझता हूं कि चीन जो है उसको 5-6 महीने तक वो कर पाता। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन को आतंकवाद की फिक्र नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो मित्रता उन्होंने करी है, वो ETIM जो है वहां पे, उसकी वजह से अब पाकिस्तान में जो TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनके काफी अटैक्स जो है बलूचिस्तान और वहां पर हुए हैं। चाइना के जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू जो प्रोजेक्ट्स जा रहे हैं उसके ऊपर हुआ है। तो उनपे इस बात का खतरा है कि जो टेररिस्ट हैं वो उनके लिए भी आएंगे। लेकिन जिस तरह से वो इस टेररिज्म को, जहां तक पाकिस्तान कंसर्न है, वो जिस तरह से डील करते हैं उससे वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। तो ये एक बड़ी बात है सोचने की। तो चीन का अगर कभी, मैं समझता हूं कि अगर उनके अभी फॉरेन मिनिस्टर नए बदले हैं, अगर उनका ये रुख है कि भाई हाँ इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो एक अच्छी बात है। जब दुनिया का सारा मत एक तरफ है, सबको पता है कि ये किस टाइप का टेररिस्ट है, मसूद अजहर, उसके भाई, सबके बारे में मालूम था दुनिया को कि उन्होंने क्या क्या किया है। 2611 के लोग हैं, हाफिज सईद है, ये सारे लोग वहां पर जो है स्टेट गेस्ट की तरह रहते हैं। जी बिल्कुल। आप सोच लीजिए आप किस तरह से पाकिस्तान को ये कह सकते हैं कि वो कुछ। चलिए हमारे साथ, ठीक है त्रिनाथ साहब, आपके पास फिर आएंगे आपका एक्सपर्ट कमेंट लेने के लिए। हमारे साथ महबूब बेग साहब भी जुड़े हुए हैं। बेग साहब, जैसा TP त्यागी साहब बता रहे थे कि ये ठीक है, डिप्लोमेटिकली आप इसके ऊपर काम करते रहें, लेकिन हमें इंटेंसिफाई करने की जरूरत है उन एक्शंस को जिसके जरिए जो आतंकवादी देश में घुस आते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ा निशाना रहा है पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का। क्या आपको लगता है कि जैसा TP त्यागी साहब बता रहे हैं, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट की वो बात है कि क्या जो आतंकी आ रहे हैं उनके खिलाफ और स्ट्रांग कुछ स्टेप लेना चाहिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए और इंटेंसिफाई करने की जरूरत है? हमारे जो कोशिशें हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बातें सुनते हुए कि मैं देख रहा हूं आजकल बहुत रेयर है कि एक बैलेंस्ड डिबेट हो रहा है और एक बैलेंस्ड ओपिनियन जो एक कॉन्फिडेंट नेशन के सिटीजन्स होने के नाते हमको होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, जहां तक टेररिज्म का सवाल है, कोई टेररिज्म के हक में नहीं है। हम सब लोग 130 करोड़ के 130 करोड़ लोग टेररिज्म को हटाने के हक में हैं। और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं। अगर आप पिछले 70 साल पे भी नजर दौड़ाएंगे, कितनी जंगें हुए, कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आई टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन कितनी बार हुई। मगर अगर आप देखेंगे कि एक ही ब्रीफ पीरियड था, मेरे ख्याल में उससे लेसन लेना चाहिए। एक ब्रीफ पीरियड रहा है जहां वाकई हमको पीस दिख रहा था और वाकई लग रहा था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग भी चैन की सांस ले सकेंगे। वो मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूं जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर लद्दाख के मुफ्ती साहब थे। उन दोनों ने जो पहल की, आप देख लिए वाजपेयी जी का दौर जो रहा है,
जब उन्होंने वो फेमस कोट कहा था कि हम साया नहीं बदल सकते, उसके कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल आए थे अगर आप कंपेयर करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स या वार्स और उस पीसफुल एरा में। क्या अब कोई आप अभी चेंज देख रहे हैं? सॉरी, आप वाजपेयी साहब के एरा की बात कर रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बात कर रहे हैं, अभी का जो वक्त है, क्या उससे कुछ अलग उसमें रुख आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं, कोई चेंज देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं हमें एज कॉन्फिडेंट नेशन वाजपेयी जी की फॉर्मूला और वाजपेयी जी का अप्रोच जो नेबर कंट्रीज के साथ था या विद इन जो इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए था, मुझे लगता है हमको, मैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया और एज जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट होने के नाते समझता हूं कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए सबसे अच्छा पीसफुल पीरियड और पीसफुल सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट जो रहा वो वाजपेयी जी के जमाने का रहा। मुझे लगता है वाजपेयी जी की सोच जो थी, जो अप्रोच जो थी, विद इन भी और आउटसाइड भी, जो इसके डायमेंशन से, ठीक है, तो पार्टी तो ये, क्या मोदी साहब की सोच उससे अलग देखते हैं आप? नहीं, अब मुझे बताइए ना, वाजपेयी जी के जमाने में टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, करगिल में बैक स्टैबिंग हुई, उसके बाद भी वाजपेयी जी ने बातचीत, इतना कन्विक्शन था उनका बातचीत में, उसके बाद भी उन्होंने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया। ठीक है, चलिए, बीजेपी से विक्रम रंधावा साहब जुड़े हुए हैं। विक्रम रंधावा साहब, आपका स्वागत है। जैसा कि बेग साहब बता रहे हैं कि वाजपेयी साहब का जो शासनकाल था उसमें इन सारी चीजों के बावजूद जो बातचीत का रास्ता था वो खुला हुआ था, वो रास्ता अभी बंद है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट मानना है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट बी टुगेदर। पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक्सपोज हो चुका है टेररिज्म के हब के नाते, और जिस तरीके से आज यूएन काउंसिल ने भी एक हार्डकोर मिलिटेंट को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, यकीनन ये एक बड़ा पॉजिटिव कदम है। और ये इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अगेंस्ट टेररिज्म जो है वो एक्सेप्ट हुई है, और उसी का कारण है कि आज G20 के अंदर जो भारत की नुमाइंदगी है, आज भारत का प्रधानमंत्री कभी G20 का हेड होगा, ये कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ठीक है महबूब, नहीं, ये तो एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें वो नंबर आया है। चलिए, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो पहले भी आना चाहिए था जी, रंधावा साहब आएंगे आपके पास, एक ब्रेक पर जा रहे हैं हम लोग। ब्रेक के पास जब वापस आएंगे तो आपसे इसी मुद्दे पर बातचीत जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नेटवर्क। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चलेंगे सीधे त्यागी साहब के पास। त्यागी साहब, आपके पास लंबा अनुभव है, जो आप बता रहे थे कि किस तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए एक मैकेनिज्म हमको डेवलप करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि जहां कहीं भी आतंकी हमले होते हैं, सेना और सुरक्षा के जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेज और मिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो कार्रवाई करती है, न्यूट्रलाइज तो किया जाता है, और उसमें चूंकि बॉर्डर भी पोरस है, कई जगह से उसमें जो है आतंकी आते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, कहां इसको बीफ अप करने की जरूरत है? कहां आपको लगता है थोड़ी कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो सीमा पार से चले आते हैं और आतंकी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं? इसको कैसे दुरुस्त किया जाए? देखिए, कमी हमारी पॉलिसी में है। अब इसमें कोई नाराज ना हो, हमारा सिर्फ कॉमन सेंस से मैं ये बात बताता हूँ कि एक लंबे समय से आतंकवाद चल रहा है। हर बार आतंकी आते हैं, हम उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। एक लंबे बॉर्डर के ऊपर हम सिर्फ रिएक्ट करने में रहते हैं कि आतंकी आएगा तब हम उसे न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या आर्मी इसीलिए बनाई गई है? मेरा ये कहना है कि आतंक तो पाकिस्तान से कभी खत्म हो नहीं सकता। कारण ये है कि वहां की जो आर्मी है, वहां की आर्मी जिंदा ही आतंकवाद के ऊपर है। हिंदुस्तान का भय दिखा के, और चूंकि एक सोल्जर को बनाने में पैसे लगते हैं और एक नॉन स्टेट एक्टर को 72 होरों की कल्पना दिखा के आराम से बनाया जाता है, एक मरता है दूसरा तैयार हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो फिर पाकिस्तान को आर्मी की जरूरत क्या है? नेपाल और भूटान की तरह से आर्मी रख लें, क्योंकि ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है और ना ही चाइना पाकिस्तान पे अटैक करने वाली है। तो वहां की आर्मी को अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आतंकवाद को जारी रखना है। हमारी जिम्मेदारी है। तो जब इस पर त्यागी साहब क्यों नहीं एक त्रिगुनाया साहब से समझने की, उनसे ये कोशिश करें
जैसा त्रिगुणा साहब, जैसा त्यागी जी बता रहे हैं कि ठीक है कि चूंकि वो पॉलिसी ही वहां की पाकिस्तान की ऐसी है, तो हम चाहे जितना भी यहां न्यूट्रलाइज करें, जो उसको जितना भी इंटेंसिफाई कर दें, जब तक जड़ पर प्रहार नहीं होगा तब तक ये समस्या तो खत्म नहीं होगी। तो क्या इसका सीधे डायरेक्ट एक्शन से भी वो समाधान निकलने वाला नहीं है? डिप्लोमेटिकली क्या आगे का रास्ता होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, जिससे पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट कंट्री, जो हम बार बार उसको इसी तरीके से देखते और समझते हैं, उसके इन एक्टिविटीज को न्यूट्रलाइज किया सके? देखिए, इसका कई लेवल्स पे है। एक तो जहां तक भारत का अपना सवाल है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का है, तो हमारा बॉर्डर पे कंट्रोल्स काफी बढ़ा है, और जैसा कि क्रॉस द बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटी थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, कम हुई है। दूसरी चीज यह है कि बॉर्डर पे जैसे आपको पता है कि इस वक्त में 2003 एग्रीमेंट के तहत सीज फायर या जो कहें एग्रीमेंट होल्ड कर रहा है। दूसरा जो है, इसके अलावा हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है सारी, जो सारे कंट्री मिलकर के ये माय गुड तालिबान, बैड तालिबान, माय गुड टेररिस्ट, माय टेररिस्ट, योर टेररिस्ट, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, इस तरह की चीज के डिस्टिंक्शंस को खत्म नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता है। आपको ज्ञात होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2018 में गए थे यूएन में, तो उन्होंने जो स्पीच दिया था वहां पे बड़ा सीधे तरह बोला था कि देखिए, आज तक दुनिया टेररिज्म को डिफाइन तक नहीं कर पाई है। हु इज अ टेररिस्ट, व्हाट इज टेररिज्म? तो लोग अपने आप को उसको जस्टिफाई करते हैं कहीं पे किसी वजह से, तो लेकिन जब उनको खुद पता लगता है, आपको खुद पता है कि अमेरिका 9/11 होने से पहले भारत 20-30 साल से सफर कर रहा था, तब तक कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता था कि भारत के ऊपर कोई अटैक है। लेकिन जब 9/11 हुआ, तब उसके बाद में अमेरिका को भी समझ आया और दुनिया ने भी देखा कि कहां से टेररिज्म आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी जियोपॉलिटिकल एंड्स की वजह से वो इस चीज को दूसरी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ। तो देखिए, जब तक ये चलता रहेगा तब तक टेररिज्म को खत्म करना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के लिए, अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि उनके लिए एक बड़ी एक खास बात है या एक बहुत बड़ा टूल उनके हाथ में है, तो ये ना समझें। मैं समझता हूं जो लोग थोड़ा बहुत हिंदुइज्म लेजेंड्स की बात सुनते हैं, उनको भस्मासुर की कहानी पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही कुछ रास्ता निकल सकता है, क्योंकि टेररिज्म किसी का सगा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। ये महबूब बेग साहब, जैसा कि आप बता रहे थे, वाजपेयी एरा की बात कर रहे थे और जो बातचीत का जो चैनल था वो खुला हुआ था पाकिस्तान के साथ, लेकिन अब क्या आपको नहीं लगता है कि भले ही पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर इतना दबाव पाकिस्तान के ऊपर बन गया है कि आने वाले वक्त में, और जिस तरीके की परिस्थितियां उस पर बन गई हैं, FATF ने काफी लंबे समय तक उसको ग्रे लिस्ट में रखा, तो ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का वो हाथ है कि इस दबाव के भीतर वो घुटन महसूस कर रहा है और आने वाले वक्त में शायद वो मजबूर हो जाए कि वो जो टर्म कंडीशन लगा रहा है हमारे ऊपर बातचीत करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं वो सॉफ्टन करे उस स्टैंड को, और तब उसके बाद बातचीत हम ज्यादा अपने फायदे में कर पाएंगे? देखिए, हम इस वक्त जो भी अभी तक बात कर रहे थे उससे ये पता चलता है, और है भी, कि हम बहुत आगे गए हैं। ग्लोबल लेवल पे हमको देखा जा रहा है, हमको वॉच किया जा रहा है। हमको मेरे ख्याल में इन बातों से खुशी हासिल नहीं करनी चाहिए कि किसने हमारा साथ दिया, किसने साथ नहीं दिया, किसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, किसको नहीं किया। हमको एज कॉन्फिडेंट नेशन हम हैं और ऐसे बिहेव और कंडक्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हम उनकी तरफ क्यों देखें, हम अपनी तरफ देखें और अपने जो इश्यूज हैं, बायलैटरल इश्यूज भी जो हैं, एज पावरफुल फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, आपकी बात में समझा। अब विक्रम रंधावा साहब भी हैं, सर हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। रंधावा साहब ये कह रहे हैं, महमूद बेग साहब का ये कहना है कि हम इतने कॉन्फिडेंट नेशन हैं, तो हम पाकिस्तान के टर्म एंड कंडीशन पर ध्यान ही न दें, बल्कि ये जाने कि हमें इस समस्या का समाधान निकालना है, तो हम सीधे उससे बातचीत का जो चैनल है हमारा वो खुला रखें। बिल्कुल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है भाई साहब कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना तो हमारी प्राथमिकता हो ही नहीं सकता कभी भी, लेकिन पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करना, और क्योंकि सारी दुनिया के लिए वो टेरर हब बन चुका है, सारी दुनिया के लिए वो थ्रेट बन चुका है, तो भारत तो उसके लिए बड़ा एक इजी सा रास्ता है ना कि वहां से हथियार यहाँ इधर भेजिए, और यहाँ की फौज, त्यागी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फौज का यही काम थोड़ी ना रह गया है, फौज को और भी काम है। लेकिन ये वंस एंड फॉर ऑल मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इस पर जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान को या तो सुधार जाए, नहीं सुधरता है तो इसको निपटाया जाए, क्योंकि ये निपटाने का तरीका क्या होगा आपके लिहाज से? देखिए, तरीके का ये बातों से मानने वाला व्यक्ति है नहीं है,
और बहुत पिछली सर हमारी 7-8 साल वर्षों की नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ ना कुछ इशारा करके बताया भी है कि इस जैसे राष्ट्र को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक मानना था कि दोस्त बदले जा सकते, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते, लेकिन पड़ोसी को सुधारने का भी तो कोई तरीका होता है ना। उसके लिए तो एक इंडस्ट्री है टेररिज्म, और वो उस इंडस्ट्री के बलबूते पे उसकी आर्मी पल रही है, उस इंडस्ट्री के बलबूते पे उनकी सरकारें चल रही है। आज उनका प्राइम मिनिस्टर ये मानने को तैयार हो रहा है कि 3 जंगें भारत के साथ लड़के हमने मुंह की खाई है, तो फिर अब वो इससे ज्यादा पाकिस्तान को क्या। ठीक है, चलिए महबूब बेग साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका एक छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं है। बेग साहब देखिए, अगर ये हल होता तो इंदिरा जी ने 71 में जो किया वो तो अनबिलीवेबल है, अनथिंकेबल है, मगर क्या उसके बाद भी मसला हल हुआ? उसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ। हमको डिजीज और तकलीफ को एक्सेप्ट करके सिम्टम्स पे नहीं जाना चाहिए, डिजीज को ट्रीट करना चाहिए और डिजीज को वंस फॉर ऑल हल करना चाहिए। चलिए ठीक है, इस बहस में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी साहब आपका, थैंक यू। महबूब बेग साहब आपका, रंधावा साहब आपका और अनिल त्रिगुनाथ साहब आपका। आज हमारे पास वक्त इतना ही है, तो प्राइम डिबेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार। 6 states, 1,200 plus reporters, 66